जी, जय जिनेंद्र। गाइस, हमारा लीगल एप्टीट्यूड चल रहा है और लीगल एप्टीट्यूड में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है, राइट। हाँ जी, हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। जनरल प्रिंसिपल्स विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर चुके हैं। अब बेसिकली हम लोग पार्ट 3 पर आए हैं, पार्ट 2 और पार्ट 4। जैसे हम लोगों ने अपनी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि पार्ट 2 और पार्ट 4 वो तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, राइट। मतलब वो अब इफ़ेक्टिव नहीं है, विच इज़ रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स एंड पार्टनरशिप। तो ये दोनों ख़त्म हो चुके हैं। अब जी पार्ट जो 3 है हमारा, दैट इज़ रिलेटेड टू सम स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें एक तो हमारे पास आता है इंडेमनिटी एंड गारंटी, दूसरा हमारे पास आता है बेलमेंट एंड प्लेज, और तीसरा हमारे पास आता है एजेंसी। आपका जो स्टडी मैट है, जो रेफरेंस मटेरियल आईसीएसआई ने दिया है फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, उसके अंदर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी दिया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ आपका स्टडी मैट। तो जी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी दिया हुआ है, और वो भी थोड़ा सा दिया हुआ है, मतलब कंप्लीट नहीं दिया हुआ। जितना आपका स्टडी मैट में दिया हुआ है उससे ज़्यादा मैं थोड़ी सी ज़्यादा आपको नॉलेज दूंगा। और लॉ ऑफ एजेंसी दिया हुआ है सीधा फिर, ठीक है। लॉ ऑफ एजेंसी इनफैक्ट काफ़ी सारा दिया हुआ है इन्होंने, तो लॉ ऑफ एजेंसी हम लोगों को कवर करना है। लेकिन इन लोगों ने बेलमेंट और प्लेज से रिलेटेड प्रोविजंस नहीं दिए हुए, लेकिन एमसीक्यूज में बेलमेंट और प्लेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या यूज़ किए जा सकते हैं उनसे रिलेटेड प्रोविजंस। तो जी मैं आपको थोड़ा सा बेलमेंट और प्लेज का भी हिंट दूंगा कि वो क्या होते हैं। आ जाइए, सबसे पहले नोट से कवर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, फिर आपका स्टडी मैट देखेंगे कि इसमें क्या कवर किया हुआ है, क्या नहीं कवर किया हुआ। तो जो मैं करवाना चाहता हूँ सबसे पहले मैं वो आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो कुल मिलाकर हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट्स होगा या कुछ भी होगा वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही स्पेसिफाई कर देंगे। आ जाइए जी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बेसिकली सेक्शन 124 से लेकर 147 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये प्रोविजंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब जी सबसे पहले इंडेमनिटी का मतलब क्या है, सेक्शन 124 ने बताया। कहता है जी, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर पार्टी। वन पार्टी प्रोमिस करती है दूसरी पार्टी को उसको नुकसान से बचाने के लिए, फ्रॉम को लॉस कोज्ड बाय हिम, तो उसको नुकसान से बचाने के लिए, बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन। तो जी ए बी को प्रॉमिस करता है कि मेरी वजह से अगर आपको कोई नुकसान हुआ या किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको कोई नुकसान हुआ, तो मैं आपको उस नुकसान से प्रोटेक्ट करूँगा, मैं आपको उस नुकसान से सेव करूँगा। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन ए एंड बी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान के चलिए कि मैं पीजी में रहता हूँ, एक तो मैं रहता हूँ पीजी में और एक मेरा दोस्त रहता है मेरे साथ बी, दोनों सेम पीजी में रहते हैं, ठीक है जी। अब हम दोनों ही अपने घर वापस जा रहे हैं ट्रेन से, दोनों ही अपने घर वापस जा रहे हैं ट्रेन से। अब जी रेलवे स्टेशन पर मेरा बैग गुम हो जाता है, और मेरा बैग पाता है जी जो भी वहाँ पर रेलवे मास्टर होगा, स्टेशन मास्टर होगा। तो जी स्टेशन मास्टर को मेरा बैग पाता है, तो स्टेशन मास्टर अनाउंस करवाता है, भैया मुझे इस कलर का एक बैग मिला है, जिसका हो वो ले जाए, ठीक। अब जो मेरा फ्रेंड था उसको पता था ये बैग का कलर मेरे वाला बैग हो सकता है, और जो डिस्क्रिप्शन दी गई है बाय द रेलवे मास्टर, स्टेशन मास्टर, तो मेरे फ्रेंड को लगा कि ये मेरा बैग हो सकता है। तो जी मेरा फ्रेंड वहाँ पहुँचा स्टेशन मास्टर के पास, और स्टेशन मास्टर को कहता है कि ये बैग मेरा है। स्टेशन मास्टर कहता है भैया मुझे क्या पता कि ये बैग आपका है, प्रूव करो। तो मेरा दोस्त कहता है कि ठीक है मैं बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या सामान रखा हुआ है, क्योंकि हम दोनों सेम पीजी में थे, सेम रूम शेयर कर रहे थे, तो मेरे दोस्त को पता था कि मैंने अपने बैग में क्या क्या सामान रखा है। तो मेरा दोस्त कहता है ठीक है मैं बता देता हूँ आपको कि क्या क्या सामान बैग में रखा हुआ है, और मेरा दोस्त सामान बता देता है। जब स्टेशन मास्टर चेक करता है तो उसे वही सामान पाता है बैग के अंदर।
अब जिस स्टेशन मास्टर के पास बी की बात का विश्वास करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, लेकिन स्टेशन मास्टर फिर भी बी से एक बॉन्ड साइन करवाता है। इस बॉन्ड को मैं कह रहा हूं इंडेमनिटी बॉन्ड, ठीक है। तो जी एक बॉन्ड साइन करवाता है कि कल को अगर किसी और ने मेरे ऊपर क्लेम किया इस बैग को लेकर और उसने ये प्रूव कर दिया कि ये बैग उसका था, तो मुझे जो भी लॉस होगा उस वजह से वो लॉस आपको देना पड़ेगा। बी कहता है ठीक है, मैं बॉन्ड साइन कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये बॉन्ड क्या है? कहता है जी ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जो बी के बीच में और स्टेशन मास्टर के बीच में हो रहा है, जहां पर बी स्टेशन मास्टर को कह रहा है कि मेरी वजह से या किसी और की वजह से अगर आपको इस बैग को लेकर कोई भी लॉस सहना पड़ा तो भैया मैं वो लॉस रिकवर कर दूं आपका, ठीक है। गाइस हो सकता है थोड़ी बहुत पीछे डॉग्स की आवाज़ आ रही हो आपको, बट आपको पता है दिन में रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं है, तो रात को ही रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। और रात को आजकल ये लोग शेर बने बैठे हैं, कहते हैं ना हर कुत्ते का दिन आएगा, तो बेसिकली ये लॉकडाउन के टाइम पर कुत्तों का दिन आया हुआ है, तो सारी रात ये शोर करते रहते हैं। बट हल्की फुल्की वॉइस आ रही है तो एडजस्ट कर लीजिएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, रिकॉर्डिंग तो करनी है, आप लोगों को देना है तो हाँ जी। तो बी के बीच में और स्टेशन मास्टर के बीच में एक्चुअल में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। किस चीज़ का? कि अगर स्टेशन मास्टर को लॉस बियर करना पड़ेगा उस बैग की वजह से, तो बी स्टेशन मास्टर को वो लॉस रिकवर करवा देगा। अब जी मैं स्टेशन मास्टर के पास पहुंचता हूँ, अनाउंसमेंट मैंने भी सुनी थी, मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैं स्टेशन मास्टर के पास पहुंचता हूँ। स्टेशन मास्टर ने कहा कि भैया इस तरह एक मिस्टर बी आए थे, उन्होंने मुझे बैग की डिस्क्रिप्शन दी, बैग के अंदर क्या क्या कंटेंट था वो बताया, तो जी मैंने वो बैग उनको दे दिया। अब जी मैं स्टेशन मास्टर कहता हूँ वो बैग मेरा था, आई एम द रियल ओनर ऑफ द बैग, और मैं आपके ऊपर केस फाइल करूँगा आपकी वजह से जो मुझे लॉस हुआ है। आपने वो बैग किसी अननोन पर्सन को दे दिया, मुझे नहीं पता वो इंसान कौन है, और जी मैं आपके ऊपर केस फाइल करूँगा, ठीक है जी। अब इस केस में अगर मैं स्टेशन मास्टर पर केस फाइल करता हूँ तो जी देखो स्टेशन मास्टर को अपना बचाव करना पड़ेगा, केस में अपना डिफेंड करना पड़ेगा, तो स्टेशन मास्टर को उस लीगल प्रोसीडिंग में वकील को पैसे देने पड़ सकते हैं। तो जी जो भी लीगल प्रोसीडिंग होगी उसकी कॉस्ट, फिर जी हो सकता है कोर्ट स्टेशन मास्टर को ऑर्डर दे कि जी मिस्टर ए को लेट से 2000 रुपये दीजिए आप डैमेजेस के लिए, तो जी वो जो डैमेज देना पड़ेगा स्टेशन मास्टर को मुझे, तो जी डैमेज प्लस कहता है हो सकता है कि आउट ऑफ द कोर्ट ही हम कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, कोर्ट में जाए ना, आउट ऑफ द कोर्ट कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। स्टेशन मास्टर कहे ठीक है भैया आप मेरे साथ आउट ऑफ द कोर्ट कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, मैं आपको 2000 रुपये दे देता हूँ। तो हो सकता है कि आउट ऑफ द कोर्ट कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो कॉम्प्रोमाइज़ अमाउंट। तो ये सारी चीज़ें या इनमें से कोई भी चीज़ें स्टेशन मास्टर को अपनी जेब से देनी पड़ सकती है, और वो स्टेशन मास्टर किससे रिकवर कर सकता है? बी से, क्योंकि बी ने बॉन्ड साइन किया था कि अगर उस बैग की वजह से अगर स्टेशन मास्टर को कोई लॉस बियर करना पड़ेगा तो वो बी देगा, राइट। तो किससे रिकवर कर सकता है स्टेशन मास्टर? बी से रिकवर कर सकता है, ठीक है। हाँ बस इतना ध्यान रखना स्टेशन मास्टर को कि जब इन दोनों के बीच में ये इंडेमनिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये इंडेमनिटी बॉन्ड भरा गया था, तो स्टेशन मास्टर को अब आगे जो भी प्रोसीडिंग करनी है वो या तो एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ बी करनी है। भाई बी ने पहले ही कह दिया था कि अगर कोई आपके ऊपर केस फाइल करे तो आप बाकायदा वकील हायर कीजिएगा, केस लड़िएगा, कोर्ट जो भी डैमेजेस देगी सामने वाले को आप वो दे दीजिएगा। या बी ने पहले ही कह दिया था कि आपको केस लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लीजिएगा, आपकी जेब से जो भी पैसा लगेगा वो मैं देख लूँगा, राइट। तो स्टेशन मास्टर को अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ बी एक्ट करना है, और अगर बी ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखी तो स्टेशन मास्टर को ऐसे एक्ट करना है जैसे कि एक इंटेलिजेंट पर्सन, एक प्रूडेंट पर्सन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में एक्ट करता है। तो स्टेशन मास्टर के पास राइट है कि उसको अपनी जेब से जो भी देना पड़ेगा ए को वो बी से रिकवर कर सकता है। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्लियर है जी?
अब जी थोड़ा सा लॉ के अकॉर्डिंग देख लेते क्या है। हाँ जी, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी, यहाँ पर बी, promises to save the other party, station master, from the loss caused to him by the conduct of promiser, B के conduct से, या फिर by the conduct of any other person, A की वजह से। ठीक है। इंडेमनिफाइड और इंडेमनिटी होल्डर, यहां पर इंडेमनिफाइड कौन है? कहता है जी स्टेशन मास्टर इज इंडेमनिफाइड। तो द पर्सन हु प्रोमिसेस टू इंडेमनिटी और मेक गुड द लॉस is called indemnifier. The person whose loss is made good is called indemnified और indemnity holder. तो indemnifier जो indemnify कर रहा है, जो सामने वाले को बचा रहा है, मतलब यहाँ पर B क्या है? indemnifier। और किसको बचा रहा है B? कहता है जी स्टेशन मास्टर को। तो स्टेशन मास्टर क्या है? indemnified या indemnity holder। राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड। अब देखिए यहाँ पर वो तीनों राइट्स बताए हुए हैं जो मैंने आपको कहा कि हो सकता है स्टेशन मास्टर को डैमेजेस पे करने पड़े, हो सकता है स्टेशन मास्टर को लीगल प्रोसीडिंग्स की कॉस्ट बियर करनी पड़े, वकील को पैसे देने हैं, कोर्ट में जाना है, हो सकता है स्टेशन मास्टर को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े और कॉम्प्रोमाइज़ में पैसे देने पड़े। तो कहता है तीनों ही केसेस के अंदर स्टेशन मास्टर वो पैसा बी से रिकवर कर सकता है, बट तीनों ही केसेस में बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है कि या तो स्टेशन मास्टर एक्ट करे अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ बी। अगर बी ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखी तो स्टेशन मास्टर एक्ट करे एज इफ द मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। एक आम इंसान ऐसी सिचुएशन में समझदारी से जो काम कर सकता है वैसे काम करे स्टेशन मास्टर, तो उस केस में स्टेशन मास्टर कैन रिकवर ऑल द डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच द प्रोमिस टू इंडेमनिफाई अप्लाइज। कहता है ऑल कॉस्ट, तो डैमेजेस जो उसे देने पड़ सकते हैं, ऑल कॉस्ट विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सच सूट इफ इन ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग इट, अपने आप को डिफेंड करने में या सामने वाले के अगेंस्ट केस करने में कोई भी उसकी कॉस्ट लगती है। ही डिड नॉट कंट्रावेन द ऑर्डर ऑफ प्रोमिसर, या तो वो ऐसे एक्ट करे जैसे बी ने इंस्ट्रक्शन दी। अगर बी ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई एंड एक्टेड एज इफ इट वुड हैव बीन प्रूडेंट फॉर हिम टू एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, राइट। तो अगर बी ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखी इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी तो ऐसे एक्ट करे जैसे एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस एक्ट करता है। और इफ द प्रोमिसर ऑथराइज हिम टू ब्रिंग और डिफेंड द सूट, तो जी डिपेंड करता है ना, बी ने स्टेशन मास्टर को क्या कहा था कि अगर कोई आपके ऊपर केस फाइल करता है तो आप केस लड़िए या फिर आप आउट ऑफ द कोर्ट कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, राइट। तो डिपेंड करता है, तो स्टेशन मास्टर को उसी अकॉर्डिंग एक्ट करना है, तभी बी से वो रिकवर कर सकता है। जब बी ने कहा कि मैं सारा एक्सपेंस बियर करने को तैयार हूँ, बी ने कहा भैया मैं सारी हर तरह की लाइबिलिटी लेने को तैयार हूँ, तो स्टेशन मास्टर को एटलीस्ट एक्ट तो बी के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा ना। फिर ऑल सम विच ही मे हैव पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ एनी सूट इफ द कॉम्प्रोमाइज वॉज नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी to the order of the promisor and was one which it would have been prudent for the promisee to make in the absence of any। तो आई थिंक चीज़ आपको क्लियर है। एक सिंपल एग्जांपल से मैंने तीनों ही चीज़ें आपको समझा दी थी, ठीक है। रट्टा आपको मारना नहीं है, चीज़ें आपको समझना है, क्योंकि आपको लिखना नहीं है। सारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो MCQ बेस्ड आएंगे। आ जाइए जी, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी था। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? आई थिंक गारंटी तो आपको पता है। मान के चलिए ए जाता है बैंक में कि जी मुझे लोन चाहिए। बैंक कहता है भैया मैं आपको लोन दे दूंगा बट मुझे किसी की गारंटी चाहिए, किसी ऐसे बंदे की गारंटी जिसके ऊपर मैं विश्वास कर सकूं, कल को आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं उससे वो पैसे रिकवर कर सकूं, ठीक है। तो ए बी के पास जाता है कि जी मुझे लोन चाहिए बट बैंक गारंटी मांग रहा है। आप ऑलरेडी बैंक के अच्छे कस्टमर हैं, पुराने कस्टमर हैं, और आपका बैंक में अकाउंट है, FDs वगैरह है, तो बैंक आपकी गारंटी एक्सेप्ट कर लेगा। आप मेरे नाम की गारंटी दे दीजिए बैंक को, ठीक। तो एक ही रिक्वेस्ट पर
मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस चीज को। ए की रिक्वेस्ट पर, ये ए क्या है, कहता है प्रिंसिपल डेटर। एक्चुअल में डेटर कौन है, ए। बैंक क्या है, कहता है प्रिंसिपल क्रेडिटर। और बी क्या है, कहता है गारंटर, जो गारंटी दे रहा है, राइट। तो जी ए की रिक्वेस्ट पर बी बैंक को गारंटी देगा कि यार आप ए को लोन दे दीजिए, अगर ए ने पैसे वापस नहीं दिए तो मैं दूंगा, अगर ए ने पैसे वापस नहीं दिए तो मैं दूंगा, राइट। अब अगर बैंक ए को लोन दे देता है तो ए के ऊपर तो वो कर्जा है ही कि उसे बैंक का पैसा वापस देना है, साथ साथ तलवार बी के ऊपर भी लटकी हुई है कि अगर ए ने पैसे वापस नहीं दिए या ए डिफॉल्टर हो गया या ए भाग गया तो बी को वो पैसे देने पड़ेंगे। तो कायदे से देखा जाए तो ए की लाइबिलिटी तो है ही है, ए की लाइबिलिटी प्राइमरी है, पहली लाइबिलिटी किसकी, ए की, पैसे देने की। लेकिन ए के साथ 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 बी की भी तो लाइबिलिटी है, बट बी की लाइबिलिटी सेकेंडरी है। सेकेंडरी का मतलब कि अगर ए ने नहीं दिए तो बी को देने पड़ेंगे, बट है तो दोनों की लाइबिलिटी साथ साथ। तो हम कहेंगे जी जो यहाँ पर गारंटर है इसकी लाइबिलिटी को एक्सटेंसिव है, साथ साथ चल रही है प्रिंसिपल डेटर के साथ साथ, बट प्रिंसिपल डेटर की प्राइमरी है और जो गारंटर है उसकी सेकेंडरी है, ठीक है। तो a contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default. The person who gives the guarantee is called surety. तो जी ये जो गारंटर है इसको हम श्योरिटी भी बोलते हैं। अल्टीमेटली यही तो श्योरिटी दे रहा है बैंक को कि अगर ए ने पैसे वापस नहीं दिए तो मैं दूंगा, राइट। द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड प्रिंसिपल डेटर, ए प्रिंसिपल डेटर है, एंड द पर्सन टू हुम गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द क्रेडिटर, बैंक क्या हो गया, क्रेडिटर, ठीक। एक गारंटी में भी इवन ओरल और रिटर्न, तो वो तो मैं बहुत पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि थिंग्स शैल बी इन रिटर्न, कॉन्ट्रैक्ट में भी ओरल और में भी रिटर्न। हाँ जी, कंसिडरेशन फॉर गारंटी। अब मान के चलिए ए ने डिफॉल्ट कर दिया, बैंक बी से पैसे मांगने के लिए आता है, बी कहता है मैं क्यों दूं भाई पैसे, बदले में मुझे क्या मिला। तो कोर्ट कहेगी कि बैंक ने जो ए को लोन दिया था आपके कहने पर, वही बैंक की तरफ से आपको कंसिडरेशन है। आपके कहने पर लोन दिया था ना ए को, तो बैंक ने अपनी तरफ से वो कंसिडरेशन दे दी, अब आपको पैसा देना है बैंक को अगर ए पैसा नहीं दे रहा तो, राइट। तो एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर मे बी सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। अब जी दोनों हमने देखे, यहाँ पर भी अल्टीमेटली एक इंसान दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहा है और यहाँ पर भी अल्टीमेटली एक इंसान दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में डिफरेंस क्या है। कहता है जी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के केस में सिर्फ दो ही पार्टीज है, कॉन्ट्रैक्ट तो दो ही पार्टीज के बीच में हो रहा है ना, बी के बीच में और स्टेशन मास्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना। ए तो उसका पार्ट नहीं था, ठीक है, ये तो बाद में केस फाइल करेगा स्टेशन मास्टर के ऊपर रिकवर करने के लिए चीज़ें, बट कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था, बी के और स्टेशन मास्टर के बीच में। तो जी इंडेमनिटी के केस में दो ही पार्टीज होती है, एक इंडेमनीफायर और एक इंडेमनीफाइड। तो बी क्या है, इंडेमनीफायर, और स्टेशन मास्टर क्या है, इंडेमनीफाइड। लेकिन गारंटी के केस में कहता है जी तीन पार्टीज होती है, ए के कहने पर बी ने बैंक को गारंटी दी, तो तीनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बैंक ने बी की गारंटी एक्सेप्ट करी तब ए को पैसे दिए, तो एक्चुअल में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तीनों के बीच में हुआ। तो गारंटी के केस में कहते हैं तीन पार्टीज होती है, एक तो श्योरिटी गारंटर, एक प्रिंसिपल डेटर और तीसरा क्रेडिटर, ठीक है। In a contract of indemnity, the liability of the indemnifier is primary. Indemnity के केस में कहता है बी की लाइबिलिटी क्या है, प्राइमरी। बी की लाइबिलिटी क्या है, प्राइमरी। अल्टीमेटली चाहे पैसे स्टेशन मास्टर की जेब से जाएंगे, बट वो किससे रिकवर कर सकता है, बी से, ठीक है। लेकिन कहता है गारंटी के केस में प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी है, कहता है जी श्योरिटी की नहीं है, प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी है, प्रिंसिपल डेटर की।
पहली जिम्मेदारी इसकी पैसे वापस देने की, अगर ये नहीं देता तो बी की जिम्मेदारी शुरू होती है, राइट। ऑल्दो कहता है दोनों की लाइबिलिटी को एक्सटेंसिव है, साथ साथ चल रही है, बट प्राइमरी किसकी, पहले कौन देगा, ए। अगर ए नहीं दे रहा तो बैंक बी को अप्रोच कर सकता है। हाँ जी, द इंडेमनीफायर नीड नॉट नेसेसरली एक्ट एज द रिक्वेस्ट ऑफ द डेटर। अब यहां पर बड़ा क्लियर कट कहा गया, कहता है जब ए ने स्टेशन मास्टर के ऊपर केस फाइल किया तो जी बी को स्टेशन मास्टर के कहने का इंतजार नहीं करने की जरूरत। बी डायरेक्टली ए से बात कर सकता है, चल यार उसको छोड़, तू बैग मेरे पास है, हम आपस में सेटल कर लेते हैं, राइट। तो बी डायरेक्टली ए से कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन कहता है गारंटी के केस में श्योरिटी गिव्स गारंटी ओनली एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, ठीक। तो यहां पर ए ने थोड़ा ना कहा था स्टेशन मास्टर को या बी को कि भैया तू गारंटी दे, तब स्टेशन मास्टर तुझे, कहता है यहां पर ए का रोल ही नहीं था, लेकिन यहां पर तो भैया ए के कहने पर ही तो बी ने गारंटी दी थी, ठीक है जी। इन केस ऑफ इंडेमनिटी द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी लॉस हैपनिंग इज द ओनली कंटीजेंसी अगेंस्ट विच द इंडेमनीफायर अंडरटेक्स द इंडेमनिटी। इस बात को समझिए, कहता है यहां पर बी ने कहा अगर तुम्हें कोई लॉस बियर करना पड़ा, तुम्हें किसी को डैमेजेस पे करने पड़े, तुम्हारे सर पे कोई लाइबिलिटी आई, इसका मतलब अभी तक कुछ भी सर्टेन नहीं है कि स्टेशन मास्टर को किसी को कुछ देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। बी ने कहा भैया मेरी गारंटी है, अगर तुम्हें कोई लॉस बियर करना पड़ा तो मैं आपको वो लॉस दे दूंगा, राइट। आई शैल टेक द लाइबिलिटी, आई विल पे यू, ठीक है। तो जब इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हुआ तब एक्चुअल में किसी तरह का कोई लॉस, किसी तरह की कोई लाइबिलिटी सर्टेन नहीं थी। लेकिन यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के केस में कहता है जब बीच में इन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब लाइबिलिटी बड़ी सर्टेन थी। बी को पता था कि बैंक ए को 2 लाख रुपए का लोन दे रहा है और अगर ए ने वो पैसा वापस नहीं दिया तो मुझे 2 लाख रुपए वापस देने पड़ेंगे। तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ही बी को पता था कि मेरे सर पे क्या लाइबिलिटी आ सकती है। जबकि इन केस ऑफ इंडेमनिटी कहता है स्टेशन मास्टर को पता था कि इसके सर पे क्या लाइबिलिटी आ सकती है, ना बी को पता था कि स्टेशन मास्टर के सर पे क्या लाइबिलिटी आ सकती है, ठीक है। तो हैपनिंग इज ओनली कंटीजेंसी, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कोई लाइबिलिटी आ भी सकती है नहीं भी आ सकती। बट इन केस ऑफ गारंटी देयर इज एन एग्जिस्टिंग डेट, बैंक ने ए को 2 लाख रुपए दिए बी के कहने पर, द परफॉर्मेंस ऑफ विच इज गारंटीड बाय द श्योरिटी। इंडेमनीफायर कैन नॉट सू थर्ड पार्टी इन हिज ओन नेम अनलेस देयर इज एन असाइनमेंट। तो जी जो इंडेमनीफायर है वो अपने नाम से किसी के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता। केस तो कौन लड़ेगा, ए और स्टेशन मास्टर। हाँ, अगर स्टेशन मास्टर असाइन कर दे बी को, फिर बी स्टेशन मास्टर के बिहाफ पर ए से केस लड़ सकता है। अगर स्टेशन मास्टर अपने राइट्स असाइन कर दे बी को, फिर बी स्टेशन मास्टर के बिहाफ पर ए से केस लड़ सकता है। अदरवाइज जब ए स्टेशन मास्टर पर केस करेगा तो भैया स्टेशन मास्टर और ए को ही आपस में केस लड़ना पड़ेगा, और जो भी अगर कोई डैमेजेस पे करने पड़ेंगे स्टेशन मास्टर को तो वो बी से रिकवर कर सकता है, राइट। लेकिन कहता है इन केस ऑफ गारंटी द श्योरिटी ऑन द पेमेंट ऑफ डेथ, मतलब अगर बी ने बैंक को कोई पैसा दे दिया क्योंकि ए ने नहीं दिया था, मान के चलो बैंक ने ए को 2 लाख रुपए का लोन दिया था, बी ने जिसकी गारंटी दी थी, ए ने पैसे वापस नहीं दिए तो बी को पैसे देने पड़े बैंक को। कहता है अब बी वो 2 लाख रुपए कैसे रिकवर कर सकता है, बी अपने नाम से डायरेक्टली ए के ऊपर केस फाइल करके वो पैसा रिकवर कर सकता है। तो बी को बैंक का सहारा नहीं लेना ए के ऊपर केस फाइल करने के लिए। ऐसा नहीं है कि बैंक ही केस फाइल करेगा, ए के ऊपर पैसा रिकवर करेगा फिर बी को देगा। बी डायरेक्टली अपने ही नाम से ए के ऊपर केस फाइल कर सकता है। इसे कहते हैं हम डॉक्ट्राइन ऑफ सबरोगेशन,
वर्ड याद रखिएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का मतलब कि जो राइट पहले बैंक के पास थे ए के ऊपर केस फाइल करके पैसा रिकवर करने का, वो राइट अब बी को सब्रोगेट हो गया है। मतलब अब बी बैंक की पोजीशन पर आ गया है और बी ए के ऊपर डायरेक्टली केस फाइल करके पैसा रिकवर कर सकता है। ठीक है जी। एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी, ये चीज़ मैं आपको बड़ा डीपली समझा चुका हूँ कि जी श्योरिटी की जो लाइबिलिटी है वो को एक्सटेंसिव है, साथ साथ चलेगी। एक ही तो है ही लाइबिलिटी, क्योंकि ये तो प्राइम डेटर है, राइट। तो एक ही लाइबिलिटी तो है ही, बैंक को पैसा वापस देना पड़ेगा। लेकिन जो बी ने गारंटी दी थी बैंक को, कहता है बी की भी साथ साथ चलेगी, बट प्राइमरी किसकी है, ए की। अगर ए पे नहीं करता तो लाइबिलिटी किसकी आएगी, बी की। ठीक है। बट अंटिल डिफॉल्ट, जब तक ए डिफॉल्ट नहीं करता, द क्रेडिटर कैन नॉट कॉल अपॉन द श्योरिटी टू पे। इन दिस सेंस द नेचर ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी इज सेकेंडरी बट को एक्सटेंसिव, साथ साथ चलेगी दोनों की। मतलब बी के सर पे भी तलवार तब तक लटकी रहेगी जब तक ए बैंक के सारे पैसे वापस नहीं दे देता। हाँ जी। इन अ वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वेदर डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्जेस श्योरिटी ऑल्सो। अब जी मान के चलते हैं ए जो था वो माइनर था, उसने झूठ बोलकर बैंक में लोन अप्लाई किया। ए ने कहा बैंक को कि जी मैं मेजर हूं, अपने झूठे डॉक्यूमेंट्स भी बैंक को दिखाए जो कि शो कर रहे थे कि ए क्या है, मेजर। ठीक है। अब जी बी बैंक ने कहा ठीक है आप गारंटी दीजिए हम लोन दे देंगे, तो ए बी के पास गया और बी ने गारंटी दे दी ए के नाम की बैंक को, और बैंक ने ए को लोन दे दिया। अब जी ए और बैंक के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कायदे से क्या है, कहता है जी वॉइड। क्यों? क्योंकि ए एक्चुअल में क्या है, माइनर। और माइनर के केस में अगर माइनर खुद भी झूठ बोलकर पैसा ले रहा है बैंक से, बैंक तब भी उससे वो पैसा रिकवर नहीं कर सकता। अगर ए ने वो पैसा खर्च कर लिया तो बैंक वो पैसा रिकवर नहीं कर सकता। अगर ए ने उस पैसे की कोई एसेट ले ली, लेट से गाड़ी ले ली, तो बैंक मैक्सिमम वो गाड़ी रिकवर कर सकता है, बट ए को पैसा देने को नहीं बोल सकता। ठीक है। तो कायदे से ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड। माइनर के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बैंक का तो वो क्या है, वॉइड, राइट। अब जी ये जो मेन कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइड हो गया, तो जो बैंक ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था गारंटी का कि अगर ए ने पैसे नहीं दिए तो बी को देने पड़ेंगे, वो वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वॉइड है। कहता है जी मेन कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होने की वजह से जो ये कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट है, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये क्या रहेगा, वैलिड। कहता है इनफैक्ट जैसे ही बैंक को पता चलेगा कि ए तो माइनर है तो बी क्या हो जाएगा, कहता है इस केस में बी बन जाएगा प्राइम डेटर। इस केस में बी बन जाएगा प्राइम डेटर और बैंक डायरेक्टली वो पैसा किससे रिकवर कर सकता है, बी से रिकवर कर सकता है। भैया तूने क्यों दी गारंटी माइनर की। ठीक है। तो श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज्ड, क्लियर कट लिखा हुआ है, गारंटी इज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी बाय द मेयर फैक्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड द क्रेडिटर वाज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द फॉर्मर एंड वाज अवॉइडेड बाय द फॉर्मर। तो इसके ऑप्शन पर वॉइडेबल था और इसने अवॉइड कर दिया, तो इसकी वजह से ये नहीं कि बी भी डिस्चार्ज हो गया। कहता है वेयर द एग्रीमेंट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर इज वॉइड, जैसे कि माइनॉरिटी वाला केस अभी मैंने आपको बताया, द श्योरिटी इज लायबल एज द प्रिंसिपल डेटर फॉर इन सच केस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटी इज नॉट कोलेटरल बट अ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इस केस में श्योरिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कोलेटरल नहीं रह गया, वो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और जो श्योरिटी है उसे ही प्रिंसिपल डेटर कंसीडर करके बैंक उससे पैसे रिकवर कर सकता है। ठीक है जी। आ जाइए जी, काइंड ऑफ गारंटीज। कहता है दो तरह की गारंटी हो सकती है, या तो स्पेसिफिक गारंटी या फिर कंटिन्यूइंग गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी जो एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए, स्पेसिफिक इवेंट के लिए हो, दैट इज स्पेसिफिक गारंटी। जैसे कि ए दुकान पर जाता है, दुकानदार से उधार मांगता है 2000 रुपये का सामान। दुकानदार कहता है बेटा उधार तो दे दूं पर किसी की गारंटी दिलवाओ, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो जो गारंटर है उससे मैं पैसे ले लूँगा। तो बी ने कहा ठीक है भैया मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप इसे उधार दे दो।
बट मेरी गारंटी सिर्फ एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए, इस 2000 रुपये की ट्रांजैक्शन के लिए, ना इससे पहले वाली किसी ट्रांजैक्शन के लिए मेरी कोई गारंटी थी, ना फ्यूचर में किसी ट्रांजैक्शन के लिए मेरी कोई गारंटी होगी। मैं सिर्फ फिलहाल इस ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी दे रहा हूँ। सच काइंड ऑफ गारंटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक गारंटी विच इज गिवन फॉर अ सिंगल डेट एंड कम्स टू एन एंड व्हेन द डेट गारंटीड हैज बीन पेड। तो जैसे ही ए दुकानदार के पैसे वापस दे देगा, मेरी गारंटी खत्म। आगे दुकानदार जाने, ए जाने, आपस में काम करना है या नहीं करना है। ठीक है। कंटिन्यूइंग गारंटी का क्या मतलब है? कहता है जी ए ने दुकानदार को कहा कि मुझे सामान चाहिए उधार में। ठीक। अब दुकानदार ने कहा ठीक है मैं आपको उधार देता रहूंगा लेकिन किसी की गारंटी चाहिए। तो बी कहता है 10,000 रुपये तक की मेरी गारंटी है। मतलब आप इसको उधार में सामान देते रहो, पैसे लेते रहो, सामान देते रहो, पैसे लेते रहो। मैक्सिमम कितने उधार तक की मेरी गारंटी है? 10,000 तक की। अगर 10,000 से ज़्यादा का सामान आपका उधार में चला गया तो उससे ऊपर की मेरी कोई गारंटी नहीं है। तो इस टाइप की गारंटी को हम कहते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी, जो सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए नहीं होती बट एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए, जिसका हम स्कोप डिटरमाइन कर देते हैं कि जी आप 1,000 रुपये का दो, 2,000 का दो, 4,000 का दो, पैसे आते रहेंगे, उधार देते रहो। 10,000 तक के नाम की मेरी गारंटी। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर ये पैसा नहीं देता तो 10,000 रुपये मैं आपको पे कर दूंगा। अगर आप इससे ज़्यादा का उधार देते हो तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। राइट। तो अ कंटिन्यूइंग गारंटी इज वन विच extends to a series of transactions. The liability of surety in case of a continuing guarantee extends to all the transactions contemplated until the revocation of the guarantee. अब इस केस के अंदर जहाँ कंटिन्यूइंग गारंटी है, अगर मुझे लगता है यार एक ही हालत खस्ता हो रही है और वो शायद दुकानदार के पैसे ना दे पाए टाइम पर, तो भैया मुझे स्पेसिफिकली दुकानदार को कहना पड़ेगा कि आज के बाद आप कोई भी उधार दोगे उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। आज तक आपने जो उधार दिया उस तक की मेरी गारंटी थी, वो भी कितने अमाउंट की? मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ की। ठीक है। आज के बाद जो भी उधार देना है आप अपने आप ही डिसाइड करना, देना नहीं देना मेरी कोई गारंटी नहीं है। मतलब स्पेसिफिकली मुझे अपनी गारंटी रिवोक करनी पड़ेगी इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। जब तक मैं रिवोक नहीं करूँगा तब तक वो गारंटी वैलिड मानी जाएगी। ठीक है जी। हाँ जी। रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी कहता है जी नोटिस दो दुकानदार को, पहला तो यही है, बाय द नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द श्योरिटी। दूसरा कहता है जी अगर श्योरिटी की डेथ हो जाए तो जैसे ही श्योरिटी की डेथ हो जाएगी, जिस डेट को श्योरिटी की डेथ हो जाएगी सेम डेट को गारंटी क्या मानी जाएगी? रिवोक्ड। ठीक है। आ जाइए जी, अब आपकी बुक से देखें कि क्या दे रखा है अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। सबसे पहले तो डेफिनेशन दे रखी है जो हम कवर कर चुके हैं, उसके बाद एग्जांपल दे रखा है जो आई थिंक मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूँ। फिर जी द पर्सन हु प्रोमिसेस, अच्छा कि इंडेमनीफाइड कौन होगा, इंडेमनीफायर कौन होगा वो बता रखा है जो मैं आपको बता चुका हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ। In consideration of the premium, the insurer promises to make good the loss suffered by the assured on the account of destruction by fire of his property against fire। ठीक है। तो कुल मिलाकर ये है कि इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हमारा इंश्योरेंस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक तरह से इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, जहाँ इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि अगर आपको किसी और की वजह से लॉस होता है, फायर की वजह से लॉस हो रहा है, तो ठीक है हम आपको डैमेजेस देंगे। ठीक है। इंडिया के अंदर क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस सेम है? कहता नहीं। इंडिया में हम लोगों ने डिस्कस किया कि बी ने स्टेशन मास्टर को क्या कहा था कि जी मेरी वजह से जो लॉस हो या थर्ड पार्टी की वजह से जो लॉस हो, तो दोनों ही केस में मैं आपको जो भी आपकी जेब से जाएगा दे दूंगा। राइट। बट जब हम बात करते हैं इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस के केस में बड़ा क्लियर कट होता है कि अगर आपकी किसी गलती की वजह से आपको लॉस हो रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी कोई पैसा नहीं देगी। राइट। इंश्योरेंस का केस क्या होता है कि अगर थर्ड पार्टी की वजह से आपको कोई लॉस हो रहा है, जैसे अगर मैं कार इंश्योरेंस ले रहा हूँ
तो बड़ा क्लियर कट होता है कि जी मैं कार चलाऊंगा, एज पर लॉ चलाऊंगा, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करूंगा, मेरे पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। अगर मैं खुद पीकर कार चला रहा हूँ, उस केस में एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्लेम देगी? द आंसर इज नो। कहता है आपकी गलती की वजह से आपको लॉस हो रहा है तो हम जिम्मेदार नहीं है। हाँ, आप एज पर लो गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, आप सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, आपके पास वैलिड लाइसेंस है, आपकी गलती नहीं है, फिर भी आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो हम क्लेम देंगे, राइट। तो इंडिया के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है और जो इंश्योरेंस है, उन दोनों में फर्क है। कहता है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू सच केसेस ओनली वेयर द लॉस प्रोमिस्ड टू बी रिम्बर्स्ड इज कॉज्ड बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर और ऑफ एनी अदर पर्सन। The loss caused by the events or accidents which do not depend on the conduct of any person is not covered by the contract of indemnity। लेकिन कहता है इवेंट और किसी पर्टिकुलर एक्सीडेंट का जो लॉस होता है वो हमारा इंश्योरेंस वाले कॉन्ट्रैक्ट में तो कवर होता है ना। दूसरा डिफरेंस मैंने आपको समझाई दिया है। तो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट इक्वल टू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, बट इंग्लिश लॉ के अंदर कहता है जी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ही कंसीडर किया जाता है। उसके बाद जी इन्होंने गारंटी के बारे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। प्रिंसिपल डेटर क्या होता है, गारंटर कौन होता है, प्रिंसिपल क्रेडिटर कौन होता है, वो सब बताया है। फिर जी एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। और उसके बाद इन्होंने डिफरेंस समझाया। तो मतलब जो आपका स्टडी मैट में बताया गया वो तो सारा हम कवर कर चुके हैं इंडेमनिटी एंड गारंटी से रिलेटेड। अब जी इन्होंने डायरेक्ट एजेंसी स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू एक बार बेलमेंट और प्लेज का भी देना चाहूँगा। एटलीस्ट आपको टर्म्स तो पता ही होनी चाहिए ना। हाँ जी, बेलमेंट और प्लेज के प्रोविजन सेक्शन 148 से लेकर सेक्शन 181 तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। तो सबसे पहले बेलमेंट जो कि 141 से लेकर सेक्शन 171 तक। बेलमेंट क्या होता है जी, सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए। कहता है ए ने बी को कुछ गुड्स डिलीवर करे। अब जब मैं गुड्स की बात करूं और बेलमेंट की बात करूं तो मान के चलिएगा मैं बात कर रहा हूं मूवेबल गुड्स की। इमूवेबल गुड्स की मैं बात कर ही नहीं रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मूवेबल गुड्स की। तो क्योंकि डिलीवर मूवेबल गुड्स ही किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ए ने बी को कुछ गुड्स डिलीवर करे, लेट्स से बुक्स। बी के बेनिफिट के लिए वो गुड्स डिलीवर किए गए और कहा गया कि जब आपका काम पूरा हो जाए तो ये जो बुक्स हैं ये मुझे वापस दे दीजिएगा। इन्हें बी को कहा कि जब आपका काम पूरा हो जाए तो ये गुड्स जो है वो मुझे वापस दे दीजिएगा, या फिर ये जो बुक्स है वो सी को दे दीजिएगा। तो मतलब बकायदा ए बताएगा कि आपका काम पूरा होने के बाद आपको उन गुड्स के साथ कैसे डील करना है। तो सच काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर नोन एज कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट, राइट। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड। जब आपका काम पूरा हो जाए तो बी रिटर्न्ड मुझे वापस दे दीजिएगा, और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ या फिर सी को दे दीजिएगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन गिविंग या डिलीवरिंग द गुड्स। ठीक है, दोबारा से ए बी को कुछ गुड्स देता है, हमने एग्जांपल में बुक्स कंसीडर किया, और साथ में इंस्ट्रक्शन देता भैया जब आपका काम पूरा हो जाए तो या तो ये बुक्स मुझे वापस दे दीजिएगा या फिर सी को दे दीजिएगा। तो कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन होता है कि जब आपका पर्पस अकम्प्लिश हो जाएगा उसके बाद आपको गुड्स से कैसे डील करना है। तो दिस इज नोन एज बेलमेंट। ठीक है, बेलर द पर्सन हु डिलीवर्स द गुड, मतलब ए क्या है यहाँ पर, बेलर। बी क्या है यहाँ पर, बेली। द पर्सन टू होम गुड्स आर डिलीवर्ड। अब यहां पर एक चीज नोट करने की है, कहता है बेलमेंट इज वॉलंटरी, अपनी मर्जी से ए बी को गुड्स डिलीवर कर रहा है।
वॉलेंट्री डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर टेम्परेरी पर्पस, परमानेंट नहीं, रखने के लिए नहीं। भाई तेरा जब काम पूरा हो जाए तो या तो मुझे वापस दे दियो या मैं कह रहा हूँ कि सी को दे दियो, फॉर टेम्परेरी पर्पस। द ओनरशिप ऑफ गुड्स रिमेन्स विद द बेलर, ओनरशिप बुक्स की हमेशा किसकी रहेगी, एक ही रहेगी। डिलीवरी ऑफ गुड्स में भी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, मतलब क्या हो गया कि मैं बी को कह रहा हूँ कि यार देख मैं तुझे अपनी बुक्स दे रहा हूँ, तू यूज़ करके और मुझे वापस दे दियो, लेकिन बुक्स अभी मेरे पास नहीं है, मेरे रूम पे रखी हुई है, ले चाबी ले ले। अब मैंने उसे चाबी दे दी तो एक तरह से बुक्स हैंड ओवर कर दी उसे कि चाबी ले ले, रूम से जाके ले लियो। तो कहता है एक्चुअल में बुक्स दे सकता हूँ या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो सकती है जहां मैं एक्चुअल में बुक्स नहीं दे रहा, लेकिन उसे कुछ ना कुछ ऐसा दे रहा हूँ जिसकी वजह से वो बुक्स को होल्ड कर सकता है, ले सकता है, राइट। तो मे बी एक्चुअल, मे बी कंस्ट्रक्टिव। अब जी बेलमेंट जो होती है वो दो तरह की हो सकती है, ग्रेटिट्यूअस या फिर फॉर रिवॉर्ड। ग्रेटिट्यूअस का मतलब कि मैंने बी को बुक्स दी, बदले में उससे कुछ मांगा नहीं कि तू यूज कर, जब तेरा काम हो जाए, एग्जाम्स खत्म हो जाए तो मुझे वापस दे दियो। तो सच काइंड ऑफ बेलमेंट इज ग्रेटिट्यूअस। तो हेयर नाइदर द बेलर नॉर द बेली इज एंटाइटल्ड टू एनी रेम्यूरेशन, सच बेलमेंट मे बी फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेलर या बेली, जैसे मैंने बी के बेनिफिट के लिए उसको बुक्स दी। टर्मिनेट्स बाय द डेथ ऑफ आइदर द बेलर और द बेली, ऐसी बेलमेंट कब टर्मिनेट हो जाती है, बेलर की डेथ हो जाए तो भी टर्मिनेट, बेली की डेथ हो जाए तो भी टर्मिनेट। ठीक है। अब आप कहोगे कि आप सामने वाले को कोई चीज़ दे रहे हो अपने बेनिफिट के लिए, ये कैसे पॉसिबल है। मान के चलिए मेरे पास एक डॉग है, मैं 4 दिन के लिए बाहर घूमने जाना चाहता हूँ, पर डॉग को कहाँ छोड़ के जाऊँ। तो भैया मैं डॉग को आपके पास आपके हवाले रख के जा रहा हूँ कि 4 दिन के लिए मेरा डॉग आप रखिए, मैं आके वापस ले लूँगा। तो ये आपके बेनिफिट के लिए नहीं है बल्कि मेरे बेनिफिट के लिए। तो सच काइंड ऑफ बेलमेंट मे बी फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर और मे बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेली। ठीक है। अब बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड का मतलब जहां मैं सामने वाले को अपनी चीज दे रहा हूँ, बदले में कुछ ले रहा हूँ। जैसे मैं अपनी कार आपको यूज करने के लिए दे रहा हूँ 4 दिन के लिए, लेकिन पर डे के हिसाब से 1000 रुपीज आपसे चार्ज कर रहा हूँ। तो बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड। हेयर आइदर द बेलर और द बेली इज एंटाइटल्ड टू द रेम्यूरेशन, सच बेलमेंट इज फॉर म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ द बोथ। आपको कार की जरूरत है, मैं आपको कार दे रहा हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है, आप मुझे पैसे देंगे। टर्मिनेट्स बाय द डेथ ऑफ आइदर द बेलर और बेली अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज। ठीक है जी। तो कुल मिला के बेलमेंट में भी ग्रेटिट्यूअस, में भी फॉर रिवॉर्ड। अब जी प्लेज क्या होता है, कहता है गिरवी रखवाना। प्लेज क्या होता है, कहता है एक काइंड ऑफ बेलमेंट ही है, बट यहां पर जो बेलर है अपनी चीज बेली के पास गिरवी रखवा रहा है। तो यहां पर प्लेजर को, बेलर को हम क्या बोलेंगे, कहता है पोनर, और बेली को क्या बोलेंगे, पोनी। ठीक है। तो आप गोल्ड के अगेंस्ट लोन देते हो, मैं आपके पास आता हूं गोल्ड गिरवी रखवाने, मैं क्या हूं, पोनर, जो अपना सामान आपको दे रहा हूं, और आप क्या हो, पोनी। तो बदले में आप मुझे पैसे दोगे। अब यहां पर देखिए इस केस के अंदर, प्लेज के अंदर कहता है जी जो ये पोनी है इसका स्पेशल राइट क्रिएट हो गया है उस ज्वेलरी पर। क्या कि जब तक मैं इसके पैसे वापस नहीं दूंगा तब तक ये मेरी ज्वेलरी नहीं देगा। ठीक है। तो कहता है जी प्लेज के केस में जो पोनी है, पोनी के पास स्पेशल राइट होता है। जैसे मान के चलिए आप मैकेनिक हो और मेरी बाइक है, मैं अपनी बाइक ठीक कराने के लिए आपको देता हूँ, तो मैं क्या हो गया, पोनर, आप क्या हो गए, पोनी। अब जी आपका उस बाइक में स्पेशल राइट क्रिएट हो गया है, आपने अपनी लेबर उस बाइक में लगाई है, जब तक मैं आपके पैसे नहीं दूंगा तब तक आप वो बाइक अपने पास रख सकते हैं। तो मतलब आपका उस पर्टिकुलर गुड्स में स्पेशल राइट क्रिएट हो गया है, क्या, मॉनिटरी राइट। ठीक है। द प्रॉपर्टी प्लेस्ड शुड बी डिलीवर्ड टू द पोनी, डिलीवरी शुड बी इन परसुएंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, डिलीवरी शुड बी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी, डिलीवरी शुड बी अपॉन द कंडीशन टू रिटर्न। हाँ जी, राइट ऑफ पोनी कहता है नो प्रॉपर्टी इन गुड्स, प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप। लॉ के अंदर जब हम गुड्स की बात करते हैं, चाहे मूवेबल है या इमूवेबल है, और हम कहते हैं प्रॉपर्टी इन गुड्स, प्रॉपर्टी इन लैंड, तो हम बात कर रहे हैं ओनरशिप इन गुड्स, ओनरशिप इन लैंड। ठीक है। तो कहता है नो प्रॉपर्टी इन गुड्स पॉन्ड, जो मैंने आपके पास गिरवी रखवाई अपनी ज्वेलरी,
ऐसा थोड़ी ना कि आप ओनर बन गए, ओनरशिप तो मेरे पास ही रहेगी, बट आपके पास स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाएगी, स्पेशल राइट्स आ जाएंगे। टू रिटेन द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इवन अगेंस्ट द ट्रू ओनर अंटिल द पेमेंट ऑफ द डेट या इंटरेस्ट ऑन द डेट और एनी अदर एक्सपेंस इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोजेशन और फॉर द प्रिवेंशन ऑफ गुड्स प्लेज्ड। तो जी कुल मिला के जो आपका पैसा मुझे देना है, जब तक मैं आपका पैसा नहीं दूंगा, चाहे वो उधार के नाम का, चाहे उधार पे इंटरेस्ट के नाम का या किसी और नाम का, प्रोसेसिंग फीस है, कुछ भी है, जब तक मैं आपका वो पैसा नहीं दूंगा तब तक आप उस ज्वेलरी को होल्ड करके रख सकते हैं, बट ओनरशिप हमेशा मेरे नाम की ही रहेगी, राइट। द पोनी मस्ट रिटर्न द गुड्स टू द पोनर ऑन द टेंडर ऑफ ऑल दैट इज ड्यू टू हिम। आपका जो भी ड्यू है जब मैं आपको दे दूंगा तो यू शैल रिटर्न बैक माई ज्वेलरी टू मी। The pony cannot confer a good title upon a bona fide purchaser for value। अब यहाँ पर क्या कह रहा है जी, कहता है कि अगर आपने वो ज्वेलरी किसी और को बेच दी, जिस बंदे ने वो ज्वेलरी परचेज करी उसे पता भी नहीं था कि ये ज्वेलरी आपकी नहीं है बल्कि मैंने आपके पास गिरवी रखवाई हुई है। कहता है चाहे आपने किसी और को बेच दी फिर भी यू कैनॉट ट्रांसफर द गुड टाइटल टू दैट पर्सन। मेरी चीज़ आप किसी और को नहीं बेच सकते, चाहे वो बंदा कितना ही इनोसेंट हो, वो मेरी चीज़ है, मैं रिकवर करवा सकता हूँ। तो मैं आपके पैसे वापस देकर इस चीज़ के लिए आपके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता हूँ कि मेरी ज्वेलरी वापस लाओ और मुझे दो। ठीक है जी। तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट देना चाह रहा था व्हाट इज प्लेज, व्हाट इज बेलमेंट। अब आपका रह गया जी एजेंसी, लॉ ऑफ एजेंसी। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल कवर द लॉ ऑफ एजेंसी एंड योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विल बी फिनिश्ड। ठीक है, चलिए, टेक केयर।